हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो बच्चों, इस पूरी सीरीज में आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसकी इंपॉर्टेंस जेईई मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा है। वैसे तो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हीट, और हीट में से बच्चों आप सबको पता है कि एवरेज क्वेश्चन 3 से 3.5 क्वेश्चन पर पेपर आते हैं, 3 से 3.5 बच्चों। और उसी हीट का एक चैप्टर है केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स। केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हीट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आपने आज ये इस वीडियो में 30 से 35 मिनट अपने इन्वेस्ट किए तो मैं गारंटेड बोलता हूं बच्चों, कोई भी क्वेश्चन केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स से आएगा, आप उसे अच्छे से सॉल्व करके आ जाओगे। अगर इस चैप्टर की बात करें बच्चों, तो इस चैप्टर में 2023 और 2024 में अप्रोक्सीमेटेड 50 क्वेश्चन आए हैं। और 50 क्वेश्चन तो तब आए हैं बच्चों जब मैंने 2023 में कार्नोट साइकिल, हीट इंजन, एफिशिएंसी, ये सब सिलेबस में था। उनको अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं, हटा दूं, तब जाकर के 2023 और 24 में 50 क्वेश्चन है। अगर मैं उनको इंक्लूड करूंगा तो ये बच्चों पहुंचेगा करीबन 65 से 70 के बीच में। तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केवल आपको इन्वेस्ट करने हैं 30 से 35 मिनट और आपको पाने हैं इस टॉपिक में 100% मार्क्स। कैसे? देखिए ऐसे। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, तो इसमें हम कवर करने वाले हैं बच्चों कंप्लीट केटीजी के बारे में, फर्स्ट लॉ के बारे में, प्रोसेस के बारे में, एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एंट्रोपी के बारे में। ओके बच्चों, टाइम ना गवाते हुए बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में जो केटीजी है वो केवल और केवल है किसके लिए? आइडियल गैसेस के लिए। बाय डिफॉल्ट उसको सारी गैसेस कौन सी होती हैं? रियल गैसेस होती हैं। लेकिन रियल गैसेस जो जो मतलब रहती हैं या फिर जो मिलती हैं हमको, वो मिलती हैं बच्चों लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि अगर मुझे आइडियल गैस चाहिए, कौन सी गैस चाहिए बच्चों बोलो? आइडियल गैस। तो आइडियल गैस मुझे कब मिलेगी? जब मैं प्रेशर को तो लो कर दूं। प्रेशर तो कैसी होनी चाहिए बच्चों बोलो? लो। एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए बच्चों बोलो? हाई। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, अगर ये कंडीशन मीट कर रही है बच्चों, तो मुझे जो रियल गैस होगी वो किसके जैसे काम करेगी? आइडियल गैस के जैसे काम करेगी। फिर भी हमने कुछ अजम्पशंस लिए हैं, उन अजम्पशंस को हम देख सकते हैं कि सबसे पहले गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मूव करने का मतलब ये होता है बच्चों कि वो गैस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल अगर ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा होगा। रैंडम का मतलब होता है हर टाइम, हर मूवमेंट पर, हर दिशा में कोई ना कोई वेलोसिटी बच्चों उसकी हो सकती है। गैस के जो पार्टिकल हैं वो केबल और केबल वॉल के साथ में कोलाइड करेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ कोई कोलिजन हो रहा है। एक अजम्पशन बच्चों क्या मानना पड़ेगा? जो थर्ड अजम्पशन है कि इनमें गैप इतना ज्यादा होता है, इतना दूर दूर होता है कि आपस में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। मतलब हम ये ले रहे हैं बच्चों कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल है, अगर ये गैस मॉलिक्यूल ऐसे है और एक गैस मॉलिक्यूल ऐसे है, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल की डायमेंशन मान लीजिए स्मॉल आर है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस इनके बीच की डी है, तो डी की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्मॉल आर। मतलब ये हो जाएगा बच्चों कि बीच का गैप इतना ज्यादा है कि दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे पर कोई भी इंटरेक्टिव फोर्स नहीं लगा सकते। अगर इंटरेक्टिव फोर्स नहीं लगा सकते तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है बच्चों तो 100% आप ये मान के चलिए पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है बच्चों, तो जो भी टोटल एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। इसके अलावा बच्चों इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो सबसे बेसिक चीज ध्यान रखनी है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, जो कि आता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ और बच्चों एवोगैड्रो लॉज। इन सारे लॉ को मिला दें तो एक आइडियल गैस इक्वेशन बनता है, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। मैं बता देता हूं बच्चों, कभी कभी आपको ये इक्वेशन भी इसकी मॉडिफाइड फॉर्म लगानी पड़ सकती है, P बराबर रो आर टी बाई मॉलिकुलर वेट। अगर आपको ये दोनों इक्वेशन आते हैं बच्चों तो केटीजी में आइडियल गैस के बारे में आप बहुत कुछ बच्चों बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो जेईई मेंस के हिसाब से अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो डेरिवेशन की बिल्कुल भी नीड नहीं है, केवल और केवल आपको फॉर्मूले की जरूरत है। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमको आना चाहिए बच्चों इसकी आरएमएस वेलोसिटी का। आरएमएस वेलोसिटी होती है 3RT बाई मॉलिकुलर वेट, और अगर आप आर को रिप्लेस करेंगे K बाई एन से तो ये बन जाएगा 3KT बाई मास। ये बात आपको समझनी होगी। अगर उसने केवल और केवल वेलोसिटी बोली है, अगर उसने केवल और केवल क्या बोली है? वेलोसिटी, तो बाय डिफॉल्ट आपको यह समझना पड़ेगा बच्चों कि वेलोसिटी का मतलब होता है आरएमएस वेलोसिटी। अगर वो कुछ भी यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ वेलोसिटी यूज कर रहा है, तो आपको दिमाग में रख लीजिए आरएमएस यूज करना है। अगर बच्चों मीन वेलोसिटी की बात करें या एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो आपको केवल और केवल बच्चों ये वाला फॉर्मूला याद करना है, √RT 8RT बाई
पाई मॉलिक्यूलर वेट, और अगर वो मोस्ट प्रोबेबल की बात करता है तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला याद करना है 2RT बाई पाई मॉलिक्यूलर वेट। केवल फॉर्मूले याद करने हैं, डेरिवेशन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती है जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि एक मॉलिक्यूल कितने डिफरेंट तरीके से काइनेटिक एनर्जी गेन कर सकता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो बच्चों हमने ऑलरेडी 0 ले रखी है, और काइनेटिक एनर्जी टोटल आपने पढ़ी होगी बेटा जी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? ट्रांसलेशन, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। और वाइब्रेशन आपको कंसीडर करना नहीं होता है, वाइब्रेशनल केवल कब कंसीडर करना होता है बच्चों? जब टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन वाइब्रेशन में एक बात आपको ध्यान रखना, किसी किसी क्वेश्चन में वो आपसे ये बोलेगा कि वन वाइब्रेशनल मोड। क्या बोलेगा बच्चों? बोलो, वन वाइब्रेशनल मोड। और वन वाइब्रेशनल मोड का मतलब होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अच्छा, अब बच्चों अगर मैं बात करता हूं पहले ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन में क्या होगा? कोई भी गैस मॉलिक्यूल है वो एक्स में भी चल सकता है बेटा, बाई में भी चल सकता है, और जेड में भी चल सकता है। तो कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, देखो ट्रांसलेशन में हमेशा उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगे। लेकिन अगर रोटेशनल में बात करता हूं तो देखो, अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल हुआ, सिंगल मॉलिक्यूल इस वाली एक्सिस के बाद घूमेगा। लेकिन बच्चों आपने क्या माना है कि बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, इसका साइज बहुत छोटा है, तो इस वाली एक्सिस के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0। तो अगर इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो जो मोनोटॉमिक गैस होती हैं, जिनमें केवल एक मॉलिक्यूल होता है, उसमें कोई रोटेशनल नहीं होता, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। डायाटॉमिक गैस होती है बच्चों, डायाटॉमिक गैस कुछ ऐसी रही होगी कि नहीं रही होगी? तो डायाटॉमिक गैस में देखो बच्चों क्या होगा, अगर मैं डायाटॉमिक गैस की बात करता हूं तो डायाटॉमिक गैस में देखो बच्चों क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? नॉन जीरो। जो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर प्लेन से पास कर रही होगी, और बेटा सेंटर से पास कर रही होगी और प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इसके अबाउट भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? नॉन जीरो। लेकिन अगर बच्चों आपने ये वाली एक्सिस ले ली, कौन सी वाली बच्चों? ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली एक्सिस चूज की, ये वाली एक्सिस। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट अगर हम देखेंगे तो ये वाली एक्सिस बच्चों मॉलिक्यूल से ही पास कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0। तो रोटेशनल केवल कितनी डिफरेंट डायरेक्शन मिलेंगी हमको? 2। तो रोटेशन का केवल कितना लेना है? 2। तो टोटल इसका कितना हो गया? 5। अगर ट्राई एटॉमिक है लेकिन वो लीनियर शेप का है, जैसे CO2, जैसे CO, ये ऐसे होता है बच्चों, अगर इस टाइप का है तो इस वाली एक्सिस के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0। 2 मिल जाएंगे, एक ये वाली मिल जाएगी और एक ये वाली मिल जाएगी। तो इसके अबाउट भी बच्चों रोटेशनल कितना होगा? 2। तो टोटल इसका भी कितना होगा? 5। लेकिन बच्चों अगर ट्राई एटॉमिक है लाइक NH3, तो ये डायग्राम ऐसे होगा कि नहीं होगा? इसमें देखो बच्चों क्या होगा कि रोटेशनल में तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। रोटेशनल में आपको तीनों एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट भी मिल जाएगा, इसके सेंटर से पास होने वाली ऐसे घूमेगी, इसके अबाउट भी मिल जाएगा बच्चों, और बच्चों एक मिल जाएगा हमें इसके अबाउट भी। तो इसलिए हम यहां पे इसका रोटेशन का कितना होगा? 3। तो टोटल हो गया 6। आपको यह ध्यान रखना है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को जस्ट इग्नोर कर देना है। किसी किसी क्वेश्चन में वो ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ मोड इसका इतना है, तो आपको क्या मानना है कि 1 वाइब्रेशनल मोड बराबर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। सिंपल सी बात है बच्चों, एकदम बहुत सिंपल है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल कहते हैं कि कोई भी एक गैस मॉलिक्यूल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हाफ kT एनर्जी गेन करता है। मैं क्या कह रहा हूं समझने की कोशिश करना कि एक मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल बच्चों बोलो? एक को अंग्रेजी में 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1। तो हम बात कर रहे हैं ओनली 1 मॉलिक्यूल की, कि 1 मॉलिक्यूल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पर? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हाफ kT एनर्जी गेन करता है। तो अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, कितना होगा? F डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी हो जाएगी? बोलो जल्दी से फास्ट। F/2 kT मेरे भाई। और K यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, तो सब जानते हैं बच्चों कि K की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? R/Na। तो F/2 K की वैल्यू हो गई R/Na। R/Na आ गया बच्चों, देखो जल्दी से फास्ट। और इंटू कितना आ गया? R/T। सॉरी, ये तो K की वैल्यू आ गई, तो ये बन जाएगा कितना? देखो भाई जल्दी से फास्ट, 1 मिनट बच्चों। ये बन जाएगा हमारे पास में कितना? देखो भाई जल्दी से फास्ट। हाँ, ये बन जाएगा कि F/2 K की वैल्यू हो जाएगी R/Na इंटू T आ गया। ये Na एवोगाड्रो नंबर हो गया, जो आपने बिल्कुल सही सुना है। अब ये तो 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी आ गई मेरे भाई। अगर मुझे टोटल एनर्जी फाइंड करनी है बेटा जी, अगर किसी गैस मॉलिक्यूल की मुझे टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? बोलो भाई हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल F/2 इंटू R/Na, और इंटू कितना आ गया? T। N/Na क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल्स, तो F/2 nRT।
ये टोटल गैस सैंपल की एनर्जी आ गई। लेकिन अब आप यहां पे क्या कहेंगे कि सर आपने तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाला और डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल हमने काइनेटिक एनर्जी का देखा था, तो टोटल एनर्जी मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी को तो तू ऑलरेडी जीरो बोल रखा है क्योंकि गैप ज्यादा है, इंटरेक्शन है ही नहीं। जब इंटरेक्शन होगा ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी नहीं। अब पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई तो बची कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के कारण से वाइब्रेशनल हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण से नेट एनर्जी कितनी होगी, F/2 nRT। तो आपको कुछ भी नहीं समझना है, एक गैस सैंपल की इंटरनल एनर्जी F/2 nRT होती है। इस फॉर्मूले को रट लेना है, यही काम का है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो सीधी सी बात है, जैसे हमने एक गैस की बात कर ली, अगर हम बहुत सारी गैसेस को मिक्स कर दें, गैसेस को क्या कर दें बच्चों बोलो, मिक्स कर दें, तो मॉलिक्यूलर वेट उसका किसके बराबर होगा, N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस M2। ऐसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बच्चों, या फिर इसको हम अच्छे से भाषा में लिख सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये भी बन जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो उसको भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। गामा बच्चों एक कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक कांस्टेंट। गामा की एक और वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू होती है 1 + 2/f, और f होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे ही बच्चों हमको अगर कहीं गैस के मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना पड़ा तो ये बन जाएगा N1F1 प्लस N2F2 डिवाइडेड बाई बेटा N1 प्लस N2। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और गामा अगर आपको किसी मिक्सचर का फाइंड करना है बच्चों तो ये आ जाएगा सिंपल सा 1 + 2/f मिक्सचर के बराबर। तो इस तरीके से बच्चों हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, केटीजी में केवल इतना सा था। अब हम आते हैं थर्मोडायनामिक्स की ओर। तो थर्मोडायनामिक्स में जो बेसिक फंडा में बच्चों है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बच्चों एनर्जी पर बेस्ड रहता है। अगर मैं इसमें बात करता हूं डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड की, तो डेल्टा क्यू कोई भी गैस सैंपल अगर होता है, मान लीजिए ये हमने एक गैस सैंपल ले लिया बेटा ऐसे, और इसमें मान लीजिए बच्चों आपकी गैस फिल है छोटी छोटी, ये गैस फिल हो रही है बेटा जी। तो ये जो गैस फिल हो रही है, अगर हम इसको क्यू हीट सप्लाई करते हैं तो ये गैस दो काम करती है, या तो अपना टेम्परेचर राइज करती है। अगर टेम्परेचर राइज करेगी तो हमने भी इंटरनल एनर्जी देखा F/2 nRT, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, या फिर गैस काम करेगी। तो डेल्टा क्यू बराबर होगा वर्क डन बाई गैस या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू अगर आपको लिखना है तो इसको तो सिंपल सा लिख देंगे F/2 nR डेल्टा टी के बराबर, और वर्क डन बाई गैस लिखना है बच्चों तो ये होता है इंटीग्रेशन पीडीवी के बराबर। सिंपल सी बात है बच्चों, आगे बात समझ में, सिंपल। और डेल्टा क्यू की वैल्यू इसके बराबर होती है। सबसे जरूरी होती है बच्चों इसके साइन, और इसके साइन बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन को मैंने अलग से लिया हुआ है कि साइन कन्वेंशन कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। आप इजी वे में देख सकते हैं कि जब हीट एब्जॉर्ब बाई द सिस्टम पॉजिटिव होगा, सॉरी हीट एब्जॉर्ब बाई द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव लेना है, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम नेगेटिव लेना है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव लेना है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव लेना है। वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस का मतलब होगा एक्सपेंशन वर्क, एक्सपेंशन वर्क। जब एक्सपेंशन वर्क होगा तो पॉजिटिव लेना है, और कंप्रेशन वर्क होगा तो नेगेटिव लेना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिफरेंट प्रोसेस। अब प्रोसेस में बच्चों देखो बेसिक चीजें आपको कुछ पता होनी चाहिए। देखो सबसे ज्यादा जरूरी है बेसिक चीजों में, सबसे पहले देखो क्या क्या चीजें, उसका वर्क पता होना चाहिए आपको, उसका डेल्टा यू पता होना चाहिए आपको, उसका बच्चों आपको बल्क मॉडुलस पता होना चाहिए, और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी इंटू वी। और आपको बच्चों पता होना चाहिए उसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इंटू टी के बराबर। आगे बात समझ में बेटा। अगर आपको ये सारी चीजें बच्चों आती हैं तो आप हर प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। मैंने हर प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि साइक्लिक प्रोसेस जो होती है, तो आप घूम करके वापस वहीं पे आ गए। जब वापस वहीं पे आ गए तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। देखो डेल्टा यू क्यों जीरो होगा, क्योंकि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होगी, आप पीवी कर्व बनाइए। आप मान लीजिए ए पे थे, ए से बी पे आए, बी से सी पे गए, और सी से वापस ए पे चले गए। तो देखो ए से बी पे, बी से सी पे, और सी से ए पे। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रही है तो जहां से घूम के वहीं पे आ गए, तो टी इनिशियल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों बोलो, टी फाइनल। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, F/2 nR डेल्टा टी। इस वाले केस में डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा टी जीरो हो गया तो बच्चों डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। और डेल्टा यू अगर जीरो हो गया तो जो भी हीट सप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से वो डब्ल्यू के बराबर होगी।
ऐसे ही बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो बगडन क्या होगा, जीरो, क्योंकि बगडन बाई गैस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी, सिंपल सा। तो बच्चों डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर होगी, और डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, बोलो, नेट एनर्जी सप्लाई टू द गैस। जैसे हम कैलोरीमेट्री में क्या पढ़ते थे, एमएस डेल्टा टी, यहां पे बच्चों क्या पढ़ते हैं, एनसी डेल्टा टी, लेकिन सी बच्चों जो आ जाएगा, ये जो सी आएगा इसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा बी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा की वैल्यू ये होगी, डेल्टा बी अगर जीरो हो गया तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट की बात करें तो डेल्टा भी जीरो हो गया तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर सकते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में देखो पी क्या होता है, कांस्टेंट, डेल्टा क्यू जो होगा वो एनसी डेल्टा टी, और सी बन जाएगा सीपी। सीपी को क्या बोल देंगे, ऐसे ही बच्चों बोलो जल्दी से फास्ट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये बच्चों ये इसके बराबर आ गया। और डेल्टा यू तो बच्चों हमेशा क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। और बच्चों यहां से आपको अच्छे से पता है कि सीवी को वैल्यू के वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ बाई टू आर। देखो एफ बाई टू आर को हमेशा सी भी लिख सकते हैं, वो हम यहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो डेल्टा क्यू था वो किसके बराबर था, डेल्टा यू के बराबर था। और डेल्टा यू को आपने क्या लिखा, एफ बाई टू एन आर टी। तो एन आई एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी में सी भी क्या बन जाएगा बच्चों वालों, आपका एफ बाई टू आर। तो यहां से बच्चों वर्क डन आ जाता है इतना, इसकी वैल्यू एन आर डेल्टा टी के बराबर होती है। आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा पी क्या होता है, जीरो, तो बल्क मॉडुलस क्या बन जाएगा बच्चों, बोलो, जीरो बन जाएगा। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ये होता है, तो पी भी बराबर देखो क्या होता है, एनआरटी। प्रेशर तो कांस्टेंट है इसका, तो पी एज इट इज आ गया, डेल्टा भी बराबर हो जाएगा एन आर इंटू डेल्टा टी। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कितना आएगा, एन आर बाई पी इंटू टी। तो पी एन आर बाई टी, सॉरी ये बच्चों वी होगा, ये जो आएगा ये वी आएगा, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये वी होगा बच्चों यहाँ पे। तो एन आर ये वी आएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा बच्चों, बोलो, वी आएगा। पी बी बराबर क्या होता है, एन आर टी। तो एन आर डिवाइडेड बाई क्या पुट कर दिया मैंने, एन आर टी। एन आर से एन आर कट गया तो क्या बचेगा, वन बाई टी। तो बस ये फॉर्मूले याद करने हैं सिंपल सा। आप तो ये वाले फॉर्मूले याद कर लो कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा ये वाला, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के स्टेटमेंट देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है इसका, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को रिप्लेस करके हम इसमें कर सकते हैं और इसमें कर सकते हैं। डेल्टा क्यू इसका जीरो होगा, डेल्टा क्यू जीरो होगा तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस डेल्टा यू के बराबर होगी। इसमें ध्यान इस बात का रखना है, डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, और ये नेगेटिव कब होगा, जब टेम्परेचर घटेगा। तो इसमें ये दोनों साथ साथ होते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है। तो ये होगा बच्चों। तो W बराबर आ गया माइनस डेल्टा यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी एन सी बी डेल्टा टी, और एन सी बी डेल्टा इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं P1 B1 माइनस P2 B2। तो ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना, ये हो जाएगा इनिशियल, मतलब इसको ऐसे लिखना P इनिशियल V इनिशियल, ताकि साइन की गलती ना हो कोई, माइनस P फाइनल V फाइनल डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। इस बात का ध्यान रखना बच्चों। बल्क मॉडुलस क्या होता है, माइनस डी पी बाई डी बी। तो बच्चों उसको सॉल्व करेंगे तो गामा इंटू पी आ जाएगा। ऐसे ही वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस गामा इंटू टी। नेक्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है बच्चा, डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। और प्रोसेस में बच्चों अगर हम डेल्टा टेम्परेचर जीरो आ गया तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर कितना है, जीरो है। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर। बगडन का ही फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन फॉर्मूले को देखो ध्यान कैसे रखना है ताकि कोई गलती ना हो। इसको ऐसे याद करना, एनआरटी एल एन। अगर वॉल्यूम के टर्म में देखेंगे तो वी फाइनल बाई वी इनिशियल होता है, और प्रेशर के टर्म में देखेंगे तो एन आर टी एल एन, ये बन जाएगा पी इनिशियल बाई पी फाइनल बच्चों, इस तरीके से। और बल्क आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस निकालेंगे तो वही बच्चों माइनस डीपी बाई डीबी। तो ये बन जाएगा सीधा सीधा बच्चों, बोलो, पी डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने भी पढ़ी थी क्या होती है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इंटू वी के बराबर। ये आ गया बच्चों। अगर बच्चों कोई कुछ भी समझ में आपको ना आए तो जनरल प्रोसेस जो होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट होता है। तो बच्चों इसमें देखो सी की वैल्यू, एक तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं कि आपको इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में पता होना चाहिए, और मोलर स्पेसिफिक हीट को फॉर्मूला याद कर लो, CV प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। एक इसका बगडन की बात करते हैं, तो बगडन को देखो याद कैसे रखोगे, आप ऐसे सोचो कि एडियाबैटिक में स्टेटमेंट क्या होता था, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो वहां पे बगडन कितना आता था, पी फाइनल
वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाई गामा -1। यहाँ पे गामा की जगह क्या आ रहा है बच्चों, बोलो, गामा की जगह एक्स आ रहा है। तो अगर इस वाली देखेंगे आप, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो इस वाली प्रोसेस में वर्क डन कितना हो जाएगा, देखो भाई जल्दी से फास्ट। बस आपको क्या करना है, गामा की जगह यहाँ पे एक्स आ गया, तो गामा की जगह एक्स को रिप्लेस कर देना है। तो सिंपल वर्क डन क्या हो जाएगा, बोलो भाई, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाई एक्स -1। तो बच्चों इस तरीके से आ गया। अच्छा देखो, डीपी बाई डीवी अगर देखेंगे, डीपी बाई डीवी स्लोप एडियाबैटिक में क्या आता था, याद करो जल्दी से फास्ट बच्चों, बोलो, माइनस गामा पी बाई वी। और यहाँ पे बच्चों डीपी बाई डीवी किसके बराबर आ जाएगा, गामा की जगह एक्स है तो एक्स पी बाई वी। तो वहां पे देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बनता था, गामा पी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स इंटू पी। सिंपल ये वाला हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों इसमें पीवी कर्व, तो पीवी कर्व में ध्यान रखना आइसोबारिक का, आइसोथर्मल का, और बच्चों ये दोनों बनते हैं किसके, एडियाबैटिक के। ये दोनों किसके बनेंगे बच्चों, बोलो, ये दोनों एडियाबैटिक के होंगे। देखो ध्यान किस बात का रखना है कि पीवी कर्व का स्लोप, पीवी कर्व के स्लोप की अगर हम बात करें तो देखो डीपी बाई डीवी 0 होगा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, डीपी बाई डीवी इसकी वैल्यू होगी माइनस का पी बाई वी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और डीपी बाई डीवी इसकी वैल्यू होगी माइनस गामा पी बाई वी, ये किसके लिए होगा बच्चों, बोलो, एडियाबैटिक के लिए। और डीपी बाई डीवी इनफाइनाइट होगा आइसोकोरिक के लिए। तो यहां से बच्चों सॉल्व कर सकते हैं इसको। ध्यान इस बात का रखना है कि अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो सबसे कम वर्क बच्चों किसमें होगा, सबसे कम एरिया अंडर कर्व किसका आएगा, इसका आएगा। तो इसमें सबसे कम वर्क डन बाय द गैस होता है। कभी कभी क्वेश्चन है वो ये पूछ लेगा कि हमने अगर चारों प्रोसेस करवाई, मतलब तीनों प्रोसेस करवाई भैया, से मान लीजिए आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, और वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम सेम था सबका और फाइनल वॉल्यूम हमने सबका सेम बढ़ाया, तो किस प्रोसेस में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, तो आइसोबारिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ग्राफ से देखोगे तो एरिया अंडर कर्व सबसे ज्यादा उसी का आएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसके सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं और एंट्रोपी की बात कर लेते हैं। सेकंड लॉ देखो बच्चों क्या कहता है, सिंपल सा सेकंड लॉ सिंपल सा आपको ये बोलेगा भाई कि जो फर्स्ट लॉ है वो तो क्वालिटेटिव एनालिसिस देता है, और सेकंड लॉ जो होता है बच्चों ये हमको बताता है कि जो हमारे पास में देखो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होता है। अगर आपको एनर्जी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे भेजनी है तो आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। वैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिलेबस में नहीं है, ये बच्चों हट गया है, फिर भी मैंने यहाँ पे क्यों डाल दिया है, सिर्फ इसलिए डाल दिया है ताकि अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड फर्स्ट लॉ में तो हम उसको करके आ पाए। नेक्स्ट टॉपिक होता है बच्चों एंट्रोपी। तो देखो एंट्रोपी हमेशा ध्यान रखना कि पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ती है, यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी कम नहीं हो सकती। अगर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है तो 100% सिस्टम की एंट्रोपी अगर घट रही है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ेगी ताकि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़े। आगे बात समझ में, मैं फिर से बोल देता हूं, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। अगर सिस्टम की घटती है तो सराउंडिंग की बढ़ेगी 260%। इसका फॉर्मूला होता है कि चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है बच्चों डी क्यू बाई टी के बराबर, और डी क्यू बच्चों एनर्जी सप्लाइड होती है, इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, देखो भाई डी यू प्लस वर्क डन बाई गैस कितना होता है डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी। तो देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि चेंज इन एंट्रोपी बराबर डी यू की वैल्यू हो जाती है एफ बाई टू एन आर डी टी, और डी डब्ल्यू बन जाता है पी डी वी बाई टी। ये समझ में आ गया बच्चों। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, डी एस इक्व टू एफ बाई टू एन आर डी टी प्लस पी की वैल्यू को लिख सकते हैं, पी की वैल्यू को मैं क्या लिख सकते हैं, या पी की वैल्यू को मैं पी बाई भी आ गया, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी की वैल्यू को कुछ रिप्लेस कर सकते हैं किसी तरीके से, या तो पी वी बराबर एनआरडी से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो इसको बच्चों, देखो भाई जब पी वी बाई एनआरडी से रिप्लेस कर सकते हैं ताकि एनआरडी एनआरडी दोनों में देखो बच्चों क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल सकता है। सॉरी ये होगा एफ बाई टू एनआर डी टी, एफ बाई टू एनआर डी टी बन गया। इसकी वैल्यू को आप यही बना दीजिए पीडीबी बाई, सॉरी यहाँ पे बच्चों एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई, डी डब्ल्यू ये टी आएगा ना बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये टी। तो देखो यहाँ पे आ गया पी बाई टी, तो पी बाई टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पी आ रहा है यहाँ टी आ रहा है, और पी बाई टी की वैल्यू बन जाएगी एनआर बाई वी, एनआर बाई वी आ गया इंटू कितना आ गया डी वी। इसको देखो आप इंडिकेट कर सकते हो, तो इसको इंडिकेट करके आप चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डी एस इक्व टू एफ बाई टू एन आर डी टी प्लस एन आर इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। ये बच्चों जो फॉर्मूला ये मैंने लिखा है ये बस काम का है आपका, इसको ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट अगली चीज में बच्चों आपको एंट्रोपी में कभी कभी बच्चों वो ग्राफ के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जैसे मान लीजिए बच्चों हमको एस वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है, आगे बात समझ में,
एस वर्सेस टी का ग्राफ जो बनेगा, इसका देखो एरिया अंडर कर्व ये वाला देगा, ये वाला। तो इसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा, एरिया अंडर कर्व इंटीग्रेशन एस इंटू डी टी, ये देगा बच्चों। तो ये फॉर्मेट तो हमारे पास में एक्चुअली बच्चों ऐसा होता है जो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन आप दूसरा कर्व बनाओ बच्चों, वो बहुत कुछ दे देता है। अगर मैंने यही कर्व बच्चों बनाया होता टी वर्सेस एस का, तो एंट्रोपी में टी वर्सेस एस का जो कर्व होता है ये वाला, देखो ये क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसका एरिया अंडर कर्व की बात कर रहा हूं मैं, एरिया अंडर ऑन, एरिया अंडर टीएस कर्व। और ये किस पे देगा बच्चों बोलो, ऑन एस एक्सिस, तो ये बाई डी एक्स, तो टी इंटू डी एस, तो ये बन जाएगा टी। डी एस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, डी एस की वैल्यू अभी पड़ी थी बनने, क्या होती है, डी क्यू बाई टी, तो एस इंटू डी क्यू बाई टी, सॉरी एक मिनट, हाँ डी एस की वैल्यू होती है डी क्यू बाई टी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी क्यू बाई टी, टी से टी कट गया, तो ये देगा बच्चों डी क्यू, और ये आ जाएगा आपका क्यू, ये आ जाएगा कौन, क्या बच्चों बोलो, क्यू आ जाएगा टोटल, क्यू मतलब ये आ जाएगा हीट। तो इस बात का ध्यान रखना है, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि टी वर्सेस एस का जो कर्व होता है बच्चों वो हमको क्या देगा। अगली बात करते हैं बच्चों मीन फ्री पाथ की एंड मीन फ्री टाइम की। तो देखो जो मीन फ्री टाइम होता है टॉ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम बाई रूट टेम्परेचर पे, वॉल्यूम बाई रूट टेम्परेचर पे, इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों विशेषकर। और जो मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूम पर। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले बच्चों हम डिराइव कर सकते हैं, आपने देखा होगा। जैसे कि अगर हम टॉ की बात करें तो टॉ की वैल्यू आती है 1/n पाई डी स्क्वायर एन पाई, एक मिनट, एन पाई डी स्क्वायर इंटू वी एवरेज। एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। इस फॉर्मूले को भी याद कर लो बच्चों, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो केवल और केवल जो मैंने अब तक आपको थ्योरी पढ़ाई है मैं लिख के दे रहा हूं बच्चों, जेईई मेंस में जाने से पहले इसको जरूर रिवाइज करो। इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं आता थर्मोडायनामिक्स पे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, द गामा वन विद द रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये बात कर रहा है गामा वन। गामा वन की वैल्यू क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है सीपी बाई सीवी होती है, ठीक है बच्चों। लेकिन पहले मोनोटोमिक गैस की है, तो ये हो जाएगा 1 + 2/, मोनोटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, तो ये हो गया कितना 5/3। ऐसे अगर गामा 2 की बात करेंगे तो ये आएगा सीपी बाई सीवी, और ये आ जाएगा 1+, अगली बार ही बात कर रहा है डायटोमिक की, और डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बच्चों बोलो 5, तो ये हो जाएगा 7/5। आपको निकालना है बेटा जी गामा 1/गामा 2। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसको मैंने नहीं बताया, बिल्कुल बताया। अच्छा इसका एक और फॉर्मूला मैंने गामा का क्या बताया था आपको, याद करो, 1 + 2/f, और f क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उनको पुट कर दिया बस, तो गामा 1/गामा 2 कर दो, एक आ गया 5/3 और एक आ गया 7/5, तो सिंपल सा आंसर आ गया 25/21। क्या 25/21 कोई आंसर है, यस करेक्ट आंसर इज 3 बच्चों। अब बच्चों देखो, आप ऐसे देखो, हमारे पास में क्या कह रहा है ये कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि पीवी बराबर क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। पीवी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर आप पीवी कर्व बनाएंगे तो बच्चों पी कौन सी एक्सिस पर है, बाई एक्सिस पर है, इक्वल्स टू कांस्टेंट के और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर, तो एक्स की पावर -1। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, अगर आपने पढ़ा होगा मैथ में, कि हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो ना तो आंसर ये हो सकता ना आंसर ये हो सकता, या तो ये होगा या फिर ये होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि T3 सबसे बड़ा होना चाहिए। अब टेम्परेचर का रिलेशन देखेंगे, टेम्परेचर का रिलेशन हम कैसे देखेंगे, देखो एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन खींच दो आप ऐसे, तो इन सब के लिए वॉल्यूम तो सेम हो गया। अब जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि पीवी बराबर एनआरटी होता है। भैया आपने वॉल्यूम तो सबका फिक्स कर दिया, वॉल्यूम फिक्स हो गया, तो जिसका पी बड़ा उसका टी बड़ा बच्चों। तो यहाँ पे पी किसके बड़ा है, इसका, तो इस वाले केस में T1 सबसे बड़ा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो पक्की बात है कौन सा होगा 4। करेक्ट आंसर इज 4। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डायाटॉमिक गैस। तो देखो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट डायाटॉमिक गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम वेयर मॉलिक्यूल हैज वन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड। तो देखो ऐसे सोचो कि हमारे पास में कौन सी गैस है बच्चों बोलो, डायाटॉमिक। तो डायाटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेते हैं 5, लेकिन वन वाइब्रेशनल मोड है। ये देखो मैंने आपको बताया था कि वन वाइब्रेशनल मोड का मतलब होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
तो नेट एफ कितना आ गया इसका, नेट एफ कितना आ गया 7। तो एक मॉलिक्यूल का जो एनर्जी मैंने बताया था वो बताया था F/2kT, तो इसका कितना हो गया, एफ की वैल्यू 7 पुट कर दो, 7/2kT, 7/2 मुझे तो चौथा आंसर दिखाई दे रहा है, आंसर इज 4। सिंपल, कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उससे बाहर आ जाए आपको, ये गारंटी है बच्चों। इस वाले केस में देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रोसेस के बारे में हमको जानना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, अब ए में देखो ये तो सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन चूज कर ले, सॉरी सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है। पहला, आइसोथर्मल प्रोसेस में टी जो होता है वो कांस्टेंट होता है बेटा। वर्क डन बाई गैस डिक्रीजेज इंटरनल एनर्जी, तो वर्क डन बाई गैस डिक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी, ऐसा बच्चों नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे सोचो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा यू उसका हमेशा कांस्टेंट होगा, तो इंटरनल एनर्जी तो कभी डिक्रीज कर ही नहीं सकती, तो गलत हो गया। नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हाँ ये सही है, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसका मतलब ए में सेकंड 2 करेक्ट होगा, ए में कौन करेक्ट होगा 2, और 2 बच्चों इसमें आ रहा है, तो ये गलत और ये गलत, तो देखो ऐसे चेक कर लेंगे। बी में दोनों में बन बने, चेक ही नहीं करना। अब सी को चेक कर लेते हैं, एक में थर्ड है और एक में फोर्थ है, तो थर्ड में क्या आ रहा है बच्चों, देखो भाई आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में मैंने अभी बताया कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो मैं थर्ड चेक करना है। थर्ड, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय गैस पार्शियली गो इनटू द इंटरनल एनर्जी एंड पार्शियली टू डू वर्क, वॉल्यूम कांस्टेंट में वर्क तो 0 होता है, तो ये नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा फोर्थ, तो सी में 4 होगा, और सी में 4 ये वाला है, तो करेक्ट आंसर 2 होगा बच्चों। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एट 300 के द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो सिंपल वी आरएमएस की वैल्यू क्या होती है, √ऑफ 3RT बाई मोलिकुलर वेट, और ये कह रहा है कि ये इतने टाइम्स है, किसके बच्चों बोलो, ये इतने टाइम्स, कितने टाइम्स, अल्फा प्लस 5 डिवाइडेड बाई अल्फा टू द एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला लिखाया था मैंने अभी 8RT बाई पाई इंटू मोलिकुलर वेट, तो देखो यहां से RT बाई मोलिकुलर वेट से तो RT बाई मोलिकुलर वेट कर गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो यहां पे बचेगा 3, यहां पे बचेगा अल्फा बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू यहां पे हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू कितना बोला उसने 22/7 कर दो बच्चों ऐसे, ठीक। तो अब यहां से देखो क्या बन जाएगा, देखो यहां से ये 4 से 4 बार कट गया, ये कितनी बार कट जाएगा 11 बार। अच्छा ये अल्फा प्लस 5/अल्फा है बच्चों, तो यहां पे भी क्या आएगा आपका अल्फा आएगा। देखो अब बच्चों 11 अल्फा इंटू 3 33 अल्फा, तो 33 अल्फा बराबर आ गया अल्फा प्लस 5 इंटू 7 4 28, तो इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा इक्वस टू, सॉरी इसको इधर ले जाएंगे तो 33 माइनस 28 5 अल्फा, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 अल्फा इक्वस टू 5 इंटू 28, 5 से 5 कट गया सॉरी, तो अल्फा की वैल्यू सीधी सीधी 28 आ रही है मेरी, अल्फा की वैल्यू 28 आ गई। कोई भी क्वेश्चन बताओ तुम, एकदम आसान है, आप इजीली क्रैक करोगे बच्चों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एक देखो पीटी स्क्वायर कांस्टेंट दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सी प्रोसेस होगी, पॉलीटॉपिक प्रोसेस होगी, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट निकालना है। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला ये भी लिखाया था कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इंटू वी, ये गामा होता है बच्चों, ठीक। अब बच्चों आपको क्या दिया है, पी टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन आपको तो डीवी बाई डी टी चाहिए, तो सबसे पहले इसको वीटी में कन्वर्ट कर दो, तो पी को चेंज कर लो, पी को क्या लिख सकते हैं आप एनआर डी बाई वी इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा टी क्यू इक्वल टू के, टी क्यू इक्वल टू के इंटू वी, ये आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 3t स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू के इंटू डी वी, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऊपर वाले इक्वेशन से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3t स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से बोलो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, अगर आप के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू यहां से, तो ये आ जाएगा टी क्यू बाई वी इंटू डी वी, ठीक है बच्चा जी। तो आपको तो डीवी बाई डी टी चाहिए, तो सबको उधर पहुंचा दो, तो डीवी बाई डी टी अगर यहां से निकालते हैं तो इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी क्यू इंटू वी, ये बचेगा सिंपल सा बच्चों, देखो भाई जल्दी से फास्ट, ये आ गया हमारा डीवी बाई डी टी, तो यहां से अगर डीवी बाई डी टी निकालेंगे बेटा जी, तो ये आ जाएगा कितना 3/t इंटू वी के बराबर, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो गामा की वैल्यू आ गई 3/t इंटू वी, और बच्चों इंटू 1/v ये वाला आएगा, वी से वी कट गया, तो गामा कितना आ गया बच्चों बोलो 3/t, और मुझे आंसर भी दिखा रहा है देखो 3/t, तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देखो सॉल्व हो गया। आगे बढ़ लेते हैं। अब फ्लास्क कंटेन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो 2:1, तो एक तो हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हमारे पास में ऑक्सीजन है, और ये 2:1 में है, ये 2:1 में है, ठीक है।
टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 27 का मतलब 300 केल्विन होगा। बस ये गड़बड़ देखो जनरली होती है बच्चों कि हम यूज करते हैं इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो टी हमेशा केल्विन में आएगा। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कहीं दिया हुआ है तो पहले कन्वर्ट कर लो उसको केल्विन में बच्चों। तो द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होती है बच्चों F/2 kT, जो हमने पढ़ा था मैक्सवेल इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वाले लॉ में। अब F की वैल्यू O2 और H2 दोनों डायटोमिक गैस हैं, तो F की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। अरे टेम्परेचर दोनों का सेम, F दोनों का सेम, तो आंसर 1:2 बनाएगा, सेकंड आंसर करेक्ट। नेक्स्ट, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन Cp/Cv। तो देखो ये तो बहुत बेकार क्वेश्चन है। गामा की वैल्यू सब जानते हैं क्या होती है, 1 + 2/f। तो ये तो केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻0, एकदम आसानी से करेक्ट कर पा रहे हो आप। अगला क्वेश्चन, a hypothetical gas expand adiabatically such that volume changes from 0.8 to 27। तो आप ऐसे सोचो, V इनिशियल कितना था इसका 8 लीटर, V फाइनल कितना आ गया इसका 27, एंड रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर P फाइनल P/P इनिशियल, ये वैल्यू है 16/81, देन रेशियो ऑफ Cp/Cv। तो देखो हमको वॉल्यूम में रिलेशन दिया है, P दिया है, तो एडियाबेटिकली एक्सपेंशन हो रहा है। तो बच्चों हम क्या लगा देंगे, सिंपल सा P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। अब ये इनिशियल ले लेंगे, ये इनिशियल ले लेंगे, तो P इनिशियल और ये V इनिशियल, इसकी पावर गामा, ये आ जाएगा P फाइनल V फाइनल की पावर गामा। तो देखो सबसे पहले इसको इधर ले आते हैं, तो V इनिशियल की वैल्यू कितनी है 8 की पावर गामा, P फाइनल बाई P इनिशियल, ये हो जाएगा 16/81, और V फाइनल कितना है बच्चों बोलो 27, और इसकी पावर कितना आ गया गामा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब इसको मैं नीचे ले आता हूं, जब आप इसको नीचे ले आओगे तो ये बन जाएगा 8/27 की पावर गामा इक्वल्स टू 16/81। ये बन गया कि नहीं बन गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब बच्चों देखो आप ऐसे देखो, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, इसकी होल पावर गामा इक्वल्स टू 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिखिए 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। तो यहां से बच्चों अगर आप पावर कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 गामा इक्वल्स टू 4, 3 गामा इक्वल्स टू 4। तो गामा की वैल्यू सिंपल सी आ गई 4/3। चेक करो, आंसर इज 1 बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ गैस टीज एडियाबेटिकली एक्सपेंड डबल ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम डबल हो रहा है और बगडन निकालना है। तो सिंपल सा देखो बगडन का फॉर्मूला लिखाया था एडियाबेटिक प्रोसेस में, क्या लिखाया था NR, देखो ये डबल हो रहा है तो ये बन जाएगा कितना, सिंपल सा बच्चों बोलो NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। ठीक बच्चों, अब गामा की वैल्यू तो हमारे पास है, सब कुछ है, टेम्परेचर के टर्म में निकालना है, तो पहले टेम्परेचर इसका T मान लेते हैं, T इनिशियल तो T आ गया, T फाइनल हमको फाइंड करना है, उसको बच्चों T0 मान लेता हूं। V इनिशियल अगर V होगा तो V फाइनल किसके बराबर होगा 2V के बराबर। अब मैंने रिलेशन लिखाया था T और V में, तो रिलेशन क्या होता है TV की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो बच्चों देखो सॉल्व कर लो, T इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा -1 इक्वल्स टू T फाइनल V फाइनल की पावर गामा -1। T इनिशियल कितना है आपका T, V इनिशियल कितना है V, गामा की वैल्यू 3/2 तो 1/2 बचेगा सिंपल सा। T फाइनल कितना माना है T0, और V फाइनल कितना हो गया बच्चों बोलो 2V की पावर 1/2। तो यहां से अगर आप T0 की वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगा T डिवाइडेड बाई √2 के बराबर, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो वर्क डन बराबर आ जाएगा बच्चों देखो कितना NR डेल्टा T फाइनल, फाइनल आ गया T/√2 माइनस T डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 बच्चों, क्या 1 माइनस 3/2, तो 1 माइनस 3/2 क्या बचेगा, माइनस का 1/2, ये ऊपर ले जाएंगे बच्चों। तो सिंपल सा जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस का 1/2 आएगा, तो इसको उल्टा कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2NR, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 2 तो मैंने यहां लिख दिया, T माइनस T/√2 बच्चों, ये आ गया। अब इसमें से सिंपल सा आपको क्या करना है, T कॉमन ले लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा NRT, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √2। चेक करो ऐसा कोई आंसर है 2 माइनस √2 वाला, 2 माइनस √2 चौथा आंसर मैच कर रहा है, 2 माइनस √2 ये वाला भी है बच्चों, लेकिन यहाँ पे देखो R/T आ रहा है, हमारा RT आएगा, तो RT यहाँ पर है और बाकी बच्चों ये 2 माइनस √2 है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 4। अब आप कह सकते हैं सर यहाँ पे तो N आ रहा है, आपका तो कहीं N आ ही नहीं रहा है,
तो वर्क डन ऑफ अ सैंपल ऑफ अ गैस टेम्परेचर एडियाबेटिकली एक्सपेंड विद वर्क डन बाय गैस इन दिस प्रोसेस। तो देखो एन की वैल्यू किसी में भी नहीं है चार ऑप्शन में से, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर दे देंगे बेटा। तो बच्चों इसी तरीके से ये हमने क्वेश्चन किए हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे कोटा पल्स चैनल पे मिल जाएगी। तो आप इस बच्चों पीडीएफ में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सॉल्व करें बच्चों, तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही इन वीडियोस के माध्यम से हम आगे भी आपके पास आते रहेंगे बच्चों। ओके बेटा बच्चों, रिवाइज करते रहिए, तैयारी करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।